Hello everyone, welcome to Free Study. So this is a new video for Insight May 2020 Current Affairs compilation, and we have already covered June 2019 to अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स एंड मे के करंट अफेयर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगी। 140 पेजेस तक हमने कर लिया था एंड आज हम 140 टू 160 पेज तक करेंगे। इसके बाद आपको फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स की वीडियो और मिलेगी, देन आपका जो करंट अफेयर है वो डन है। तो देखिए, सोलर मिनिमम से शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक तो यूजीसी नेट कॉमर्स के आपको वीडियोस मिलते हैं, वो अभी रोक दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी चैनल जो है वो हमने उस पर काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए थे, पूरा कोर्स उसके लिए करा दिया गया है, तो वो अभी हमने थोड़ा साइड किया हुआ है। अभी हमारा फोकस है इनसाइट्स के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पर। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल हो, तो ये वीडियोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सोलर मिनिमम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सोलर मिनिमम एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आप मीन्स एक डिपेस्ट पीरियड होता है सनशाइन रिसेशन का, जिसके अंदर जो आप ये देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर, इसके अंदर आपको स्पॉट्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे तो ये सोलर मैक्सिमम है, इसमें कम तो ये सोलर मिनिमम है। तो ये अराउंड मीन्स आपको 100 डेज़, मतलब कुछ रिपोर्ट्स ने पाया कि ऑलमोस्ट 100 डेज़ इस ईयर ये देखा गया जब ज़ीरो सन स्पॉट्स थे। तो ये 11 ईयर्स जो एवरेज 11 ईयर्स हैं, तो उसके अंदर जो सन है दैट हैज़ अ साइकिल, एंड अभी ये साइकिल की जो पीक पे है, मतलब सबसे ऊंचाई पे है, तो हर 11 साल में जो सन स्पॉट्स होते हैं वो फेड अवे हो जाते हैं, जिसे सोलर मिनिमम कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सन बिल्कुल डल हो जाता है, बल्कि ये थोड़े हेल्थ रिस्क कर सकता है। किसके लिए? एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते हैं, तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कमज़ोर कर देती हैं, वीकन कर देती हैं, लेस शील्डिंग प्रोवाइड करती हैं कॉस्मिक रेज से। देन स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन, तो ये आपका नासा का है। 27 मई को नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 ने इसे लॉन्च किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। पहला क्रूड फ्लाइट है जो कि अमेरिकन सॉइल से गया सिंस द कंक्लूजन ऑफ द स्पेस शटल इरा इन 2011। ये जो मिशन है ये ध्यान रखिएगा क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का भी पार्ट है, ओके। एंड स्पेस क्रू जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको यूज़ किया गया। तो आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जस्ट अ मिनट। तो ये अब आपके न्यू टॉपिक के शुरू होने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको ये पूरा करा देती हूँ। तो ये जो डेमो 2 मिशन है वो नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है, एंड 2 एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाएंगे। सो ये देखने के लिए कि जो स्पेस का क्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या उसे यूज़ किया जा सकता है स्पेस स्टेशन से रेगुलरली अप डाउन करने में, टू एंड फ्रॉम करने के लिए। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा, बोइंग एंड स्पेस एक्स को नासा ने सिलेक्ट किया था 2014 के अंदर, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके, एंड अगेन टू ट्रांसफर द क्रू फ्रॉम यूएस टू आईएसएस। देन देखिए जीआई टैग्स देखेंगे, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये आप ब्लैक राइस देख सकते हैं, मणिपुर का है, इसको चक हाउ, गोरखपुर टेराकोटा एंड मीन्स गोरखपुर टेराकोटा दूसरा है, एंड कडालई मिठाई ऑफ कोविलपट्टी, इन तीनों को मिला है। तो ये आप इसका ब्लैक कलर देख सकते हैं, ये डीप ब्लैक कलर है। इसके अंदर जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस। इसके अंदर एजेंट होता है एंथोसाइनिन एजेंट, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक है। देन ये आप देखिए थोड़ी गज्जक की तरह है, कोविलपट्टी कदाकलाई मिठाई एक कैंडी है, नट एंड जैगरी से बनती है, एंड इसके अंदर जो पानी यूज़ होता है वो रिवर थमीरा बरानी का यूज़ होता है। फिर आप ये देखिए गोरखपुर टेराकोटा, जो कि एलिफेंट एंड हॉर्सेस की फिगर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। जीआई टैग किसी भी एग्रीकल्चर नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया जाता है एक जोग्राफिकल टेरिटरी के लिए, क्वालिटी डिस्टिंक्टिवनेस को ये बताता है। एक बार जीआई टैग मिल जाए तो कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन इसे ले सकती है। उसका नाम जो होता है वो रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि 10 साल के लिए वैलिड है। 10 साल बाद आपको उसे रिन्यू कराना होता है। ट्रेडमार्क से डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडमार्क एक एंटरप्राइज को दिया जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपकी एंटरप्राइज से डिफरेंट है, तो इसलिए हमें ये ट्रेडमार्क मिला है। जीआई जो है वो कंज्यूमर को बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर प्लेस से है, इस ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है इसकी, एंड वहाँ पे सभी प्रोड्यूसर इसे यूज़ कर सकते हैं। देन कौन देता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे तो आपका आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एंड इसे WTO का जो ट्रिप्स है वो देते हैं। इंडिया में आपका
जोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एंड सबसे पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-5 के अंदर। देन देखिए चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपनी डिजिटल करेंसी निकालने जा रहा है। फर्स्ट मेजर इकोनॉमी होगा जो कि एक डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन लॉन्च करेगा 4 अर्बन एरियाज़ के अंदर, एंड इसे ERMB कहा जाएगा। ज़्यादा अमाउंट्स में इशू नहीं करेंगे ताकि इन्फ्लेशन सर्ज ना हो। पहले जो मेजर सिटीज़ हैं शेंजन, सुझाऊ एंड चेंगडू, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सोल इशूअर है, एंड जो अगर कोई पीपल अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं। चाइना का डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इसके लिए काम करेगा, 2014 में शुरू किया गया था। एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज इनको कहा जाएगा, स्टेबल कॉइन्स होंगे। एंड फेसबुक ने भी अपनी लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, वो भी हमने पढ़ी थी। देन iCube रिपोर्ट, तो कंटर जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग डाटा इनसाइट्स एंड कंसल्टिंग कंपनी, उसने अपना iCube 2019 रिपोर्ट लॉन्च कर दिया है कि डिजिटल अडॉप्शन एंड यूसेज ट्रेंड्स के लिए ये एक एनुअल ट्रैकिंग स्टडी है। डिजिटल अडॉप्शन को देखते हैं, कंसीडर टू बी द करेंसी फॉर डिजिटल अडॉप्शन। तो ये आप देखिए इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन थोड़ा देख लीजिए, 574 मिलियन 24% जो एक्टिव ग्रोथ है इंडिया के अंदर, एंड ओवरऑल पेनिट्रेशन जो है वो 41% है। मतलब ग्रोथ 24% हुई है, वैसे 41% है। 11% ग्रोथ हुई है 2020 में। 639 मिलियन मंथली एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं। मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। 84% लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते हैं। 38% स्कूल चिल्ड्रन देखते हैं 15 साल से कम। कंटेंट ही किंग है, जैसा कंटेंट होगा उतने ज़्यादा लोग वीडियोस देखेंगे। एंड इंडिया का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है वो रूरल में बहुत देखा गया, 45% ग्रोथ देखी गई। 264 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं रूरल इंडिया में, एंड 2020 में 304 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस है, कंटेंट अवेलेबिलिटी है, लोकल लैंग्वेज वीडियोस अवेलेबल है, चिल्ड्रन एंड हाउसवाइफ इसके नए अडॉप्टर्स बनते जा रहे हैं। देन आपका 3 V's दैट इज़ वीडियो, वॉइस एंड वर्नैकुलर, ये एक फैक्टर बना हुआ है। देन इंटरनेट ऑन सर्विसेज, स्मार्ट डिवाइसेस, सबके पास फ़ोन है, सबके पास नेट है, तो इसलिए देखते हैं। देन व्हाट इज़ एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांसिएट एंटीना और अनीता, तो ये नासा का है। अनीता ध्यान रखिएगा, ये लाइमलाइट में इसीलिए आया क्योंकि कॉस्मिक रे शावर हुई, एक न्यू डिस्कवरी है नासा के अनीता की एंड आइसक्यूब एक्सपेरिमेंट की, जो कि एंटार्क्टिका के अंदर हुआ। नासा ने इसे डिज़ाइन किया गया था। रेडियो टेलीस्कोप है, अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनोज को ये डिटेक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज मीन्स हमारे आसपास होते हैं बट वी कैन नॉट सी दैम। एंड साइंटिफिक बलून फ्लाइंग ओवर एंटार्क्टिका। अनीता जो है वो फर्स्ट नासा ऑब्जर्वेटरी है किसी भी न्यूट्रिनोज को देखने के लिए। तो ये एक एरे होते हैं रेडियो एंटीनास के, जिन्हें एक हीलियम बैलून के साथ अटैच कर दिया जाता है, एंड ये एंटार्क्टिक आइस शीट पर फ्लाई करते हैं एट 37,000 मीटर्स। 2006 में मैकमुड्रो से लॉन्च किया गया। 2008 में 40 एंटीनास के साथ मीन्स लॉन्च किया गया। 2014 में बाय अ फैक्टर ऑफ 510 के थ्रू लॉन्च किया गया ताकि सेंसिटिविटी इम्प्रूवाइज्ड हो। एंड अनीता 4 जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रिनोज होती हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑर्डर होती है 1018 EV की, एंड ये रेडियो पल्सेस भी प्रोड्यूस करते हैं ऑन द आइस बिकॉज ऑफ अस्कारियन अफेक्ट। न्यूट्रिनोज जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी पास करते हैं विदाउट एनीवन इवन नोटिसिंग। क्या ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं? कभी कभी इंटरेक्ट करते भी हैं। ओके, देन यूके मूव्स 5G क्लब, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इंडिया को तो इंक्लूड कर लें 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज के अंदर, लेकिन चाइनीज़ के जो टेलीकॉम जिएंट है ह्यूवेई को नहीं। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है उन्होंने ह्यूवेई को एक लिमिटेड रोल दिया यूके के 5G नेटवर्क के अंदर, एंड उनका जो 35% शेयर है उसको भी रोकने की बात हो रही है। ये US लेड ड्राइव है, ध्यान रखिएगा। 3rd वीक ऑफ मई तक जॉनसन गवर्नमेंट जो थी वो प्रेशर था उसके ऊपर कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर से, जो चाहते थे कि ह्यूवेई के जो इक्विपमेंट है वो यूके के 5G नेटवर्क में ना आए। इन डिमांड्स को देखते हुए रिपोर्ट्स आई हैं कि वो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो यूके का 5G नेटवर्क है उससे ह्यूवेई को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। D10 के अंदर G7 कंट्रीज़ होंगी, दैट इज़ UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा। साथ में ASI होंगे, मींस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर होगा 5G इक्विपमेंट के लिए, एंड चाइना पर डिपेंड नहीं रहना होगा। ठीक है, ये सारी बाकी बेसिक पॉइंट्स हैं कि ज़्यादा 5G इक्विपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन होगी,
न्यू एंट्रेंट्स आ सकेंगे। एंड क्या ये सही समय है इंडिया में 5G के लिए? तो इंडिया जो है वो सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। 20 मिलियन टेराबाइट्स से हम 55 मिलियन टेराबाइट्स पे आ गए हैं। 11 GB पर यूज़र पर मंथ एवरेज है। लोअर फाइबर पेनिट्रेशन है इसका, कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सीरियस थ्रेट हो जाता है मैक्रो टावर्स के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 चल रहा है, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग। स्मार्ट सिटीज़ जो 5G पावर्स हैं वो स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगी तो 5G लॉन्च हो सकता है। एंड जो शिफ्ट है वो इंक्रीमेंटल ना हो पर ट्रांसफॉर्मेशनल ज़रूर होगा। तो फर्स्ट जनरेशन 1980 में था, एनालॉग वॉइस थी इसके अंदर। सेकेंड जनरेशन 2G 1990 में आया, डिजिटल वॉइस थी। 3G 2000 में आया, जिसके अंदर 3G ब्रॉड मोबाइल डाटा था। 2010 में 4G आया। ओके, अब पढ़ लेते हैं जल शक्ति अभियान के बारे में। तो यूनियन जल शक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मनरेगा के वर्कर्स, ड्रिंकिंग स्टाफ, इनको भी लिया जाएगा। टाइम बाउंड मिशन मोड कैंपेन है, 2019 में लॉन्च किया गया था। 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कोलैबोरेटिव एफर्ट होना ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का। इसे कोऑर्डिनेट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। रेजुविनेशन करना है ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का, डीसिल्टिंग करना है पोन्ड्स एंड लेक्स का, इंक्रोचमेंट रिमूवल करनी है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग करना है इनलेट्स एंड आउटलेट्स को भी। अब एक अच्छी खबर, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 96 हो गई है, 8 नंबर से बढ़ गए हैं। हाईएस्ट जंप देखा गया है। 2017-18 में जो रॉयल बंगाल टाइगर थे 87 थे, लेकिन अब 8 बढ़ गए हैं। सुंदरबंस बहुत सारे आइलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, क्रीक्स हैं, डेल्टा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहाँ पे एट द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल। एंड 60% मैंग्रोव एरिया है। 27th रामसर साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काफ़ी सारी वहाँ पे थ्रेटन्ड स्पीशीज़ रहती हैं, चाहे वो रिवर टेरापिन के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इरावरी डॉल्फिन हो, वल्नरेबल फिशिंग कैट हो, वर्ल्ड का 4 हॉर्स शू क्रैब स्पीशीज़ वहाँ रहता है। 12 में से 8 जो हैं किंग फिशर वहाँ रहती हैं। ठीक है, तो 2626 फॉनल स्पीशीज़ एंड 90% मैंग्रोव वेराइटीज़ भी वहाँ पर हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई को मनाया जाता है। पहली बार 2006 में मनाया गया था। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS, अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड मैनेजमेंट, AEWA, EFTA के साथ मिलकर, दैट इज़ एनवायरनमेंट फॉर अमेरिकाज के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया। थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 26 अक्टूबर 2017 को मनीला एनवायरनमेंट फॉर अमेरिकाज के अंदर CMS AEW ने अनाउंस किया था कि वो इसे मिलकर बनाएंगे। इंटरनेशनली माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे भी मनाया जाता है। 2018 से वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाया जा रहा है। UNEP का भी ये पार्ट है, बोन कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, CMS एक ग्लोबल UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यही कहती है कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो, एवियन हो, उसे प्रोटेक्ट करो, मैनेज करो। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020, इसे UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया। 60 से भी ज़्यादा फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स 236 कंट्रीज़ के अंदर एग्जामिन किए गए। पास्ट 3 डिकेड्स के अंदर फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, 178 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है। डिक्लाइन हुआ ड्यू टू सस्टेनेबल, मतलब जो डिक्लाइन है, जो फॉरेस्ट लॉस है, जो रेट है फॉरेस्ट लॉस का, वो कम हुआ है। मींस पहले जो था वो 12 मिलियन कम होता था, अब सिर्फ 10 मिलियन ही कम हुआ है। तो वैसे तो कम हुआ है लेकिन रेट कम हो गया है। 1990 से ही जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो प्लांटेड फॉरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुए 123 से। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ है? अफ्रीका में, देन साउथ अमेरिका में। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हुआ है? एशिया के अंदर। वर्ल्ड में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 4.06 बिलियन हेक्टेयर। पर पर्सन कितना है? 0.52 हेक्टेयर। लार्जेस्ट जो प्रोपोर्शन है वो ट्रॉपिकल का है, देन बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। 54% से भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो 5 ही कंट्रीज़ में है, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना के अंदर। हाईएस्ट जो परसेंट है वो साउथ अमेरिका में, लोवेस्ट जो है वो यूरोप के अंदर। Now we will read about long-term monitoring of tigers, co-predators and prey species in TATR. TATR है आपका तडोबा अंधरी टाइगर रिजर्व। तो एक नया प्रे एंड प्रीडेटर का एस्टिमेशन किया गया TATR के अंदर। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 115 टाइगर्स एंड 151 लेपर्ड्स है वहाँ पर। 1727 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है।
बफर एरिया भी है। एंड ये एस्टिमेशन जो है वो किसके पार्ट पर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स, को प्रीडेटर्स एंड प्रे स्पीशीज इन TATR। की फाइंडिंग्स क्या नहीं, जो टाइगर नंबर्स हैं वो 2018 के कंपैरिजन में बढ़े हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें तो डिक्लाइन आया है, मींस पहले पर 100 स्क्वायर किलोमीटर 5.51 थे, अब 5.23 है, क्योंकि ज़्यादा एरिया को कवर किया गया है। ओवरऑल जो टाइगर है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 200 से भी ज़्यादा है, मतलब स्टेट के अंदर जितने टोटल टाइगर्स हैं उसका 2/3 पॉपुलेशन यहीं पर है। TATR क्या है, ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना एंड सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 1995 में बना था। इस रिजर्व के अंदर तड़ोबा नेशनल पार्क और अंधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जो तड़ोबा है उसका जो नाम है वो गॉड तड़ोबा से लिया गया है या ताड़ू से। एंड जैसे जो ट्राइब्स है वो इसकी पूजा करते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं तड़ोबा के एंड आंध्री रीजन के। जबकि जो आंध्री है उसका मतलब है आंध्री रिवर दैट मियंडर्स थ्रू द फॉरेस्ट। मियंडर्स आपने देखे होंगे ज्योग्राफी में, रिवर्स जो होती है वो मियंडर्स बनाती हैं। तड़ोबा का जो रिजर्व है वो चेमूर हिल्स को कवर करता है एंड आंध्री जो सेंचुरी है वो मोहारली एंड कोलसा रेंजेस को कवर करती है। नाउ नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो 6 स्टेट्स ने अपनी डिज़ायर दिखाई है कि वो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनका मींस उनके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी लेकर आए। एंड ये जो स्टेट्स हैं वो हैं आपकी केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप भी बनेगा कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप के अंदर कि वेस्टर्न घाट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे हो। कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि जो जोग्राफिकल एरियाज इन 6 स्टेट्स में हैं, दैट इज़ केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु के अंदर उन्हें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर किया जाए। तो इको सेंसिटिव एरियाज कौन से होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के 10 किलोमीटर के एरिया में आते हैं। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई करती है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिक एम यही है कि जो एक्टिविटीज़ हो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनको रेगुलेट करें, मिनिमाइज करें नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट, तो डेलिकेट इकोसिस्टम है, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ESA के थ्रू एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स बनाए जा सकते हैं, एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट किया जा सकता है बिटवीन द हाईली प्रोटेक्टेड एंड लेस प्रोटेक्टेड एरिया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उन इंडस्ट्रीज़ एंड उन प्रोसेसेस को भी रोका जा सकता है जो इसको ख़राब करें। गाडगिल कमेटी का क्या कहना था, तो गाडगिल कमेटी ने वेस्टर्न घाट्स की जो बाउंड्रीज थी उन्हें डिफाइन किया था ताकि इकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है उसका पर्पस अचीव हो सके। एंटायर एरिया किस तरीके से इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डेजिग्नेट करना है, जो स्मॉलर रीजन्स हैं जैसे उन्हें ESZ 1, 2, 3 जो है वो कैटेगराइज करना है। पूरा जो एरिया है उसको 2200 ग्रिड्स के अंदर डिवाइड करना है, जिसके अंदर से जो 75% होगा वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा, या फिर ऑलरेडी किसी प्रोटेक्टेड एरिया में हो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेचुरल पार्क। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी भी बनी जो कि इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। कस्तूरी रंगन कमेटी क्यों सेटअप की गई थी, क्योंकि जो 6 कंसर्न्ड स्टेट्स थी उनमें से कोई भी रेडी नहीं हुई थी गाडगिल रिकमेंडेशंस को मांगने के लिए। एंड गाडगिल ने अपनी जो कमेटी थी, जो रिकमेंडेशंस थी वो अगस्त 2011 में दी थी, तो 2012 में एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जो था वो बनाया वेस्टर्न घाट्स पे अंडर कस्तूरी रंगन की ये गाडगिल कमेटी को एग्जामिन करें एंड देखें कि क्या प्रॉब्लम है। तो कस्तूरी रंगन ने कहा कि सिर्फ 37% ही वेस्टर्न घाट्स का ऐसा है जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में आ सकता है, जबकि गाडगिल रिपोर्ट ने 64% बताया था। कस्तूरी रंगन ने क्या कहा कि बैन कर दीजिए माइनिंग पर, क्वेरिंग पर, सैंड माइनिंग पर, कोई भी नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना। अगर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही बने। न्यू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी ना बने। जो बिल्डिंग एंड जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं 20,000 स्क्वायर मीटर्स तक वही अलाउड
वही अलाउड किए जाए। एंड लेकिन टाउनशिप्स को क्या करना होगा, बैन करना होगा। फॉरेस्ट डाइवर्जन को भी क्या करना होगा, अलाउ करना होगा विद सम एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स। वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंसिव रीजन है, 6 स्टेट्स के अंदर आता है। इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स है वर्ल्ड के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उनमें से 8 में से ये एक है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट्स हिमालय से भी पुराना है। इंडियन मॉनसून वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो रेन लेडन मॉनसून विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से ड्यूरिंग द लेट समर, तो उनको ये इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु और कुछ जो हिस्सा है वो कर्नाटका से भी गुजरता है। तो 4 हो गए, ठीक है। तो आपको एक तो है उड़ीसा, देन आपका आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, एंड साउथ में ये पास करता है कर्नाटका से। तो इसको कैसे भी आप लर्न कर लें। एंड इनको इरोड करती हैं 4 मेन रिवर्स भी हैं वहाँ पर, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट साइड में है ना। स्टबल बर्निंग काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं कि जो वीट हार्वेस्टिंग हुई पंजाब के अंदर, तो स्टेट में काफ़ी स्टबल बर्निंग हुई, लास्ट 2 ईयर्स से ही हो रही है, जबकि बैन भी है। बैन एंड एक्शन जो है वो पीपल के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है कि आप मतलब ना बर्न करें अंडर द एयर एक्ट 1981। गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि जो स्टेट है 15 अप्रैल से लेके 24 मई तक 13,026 जो इंसिडेंट्स हैं वो पाए गए। लास्ट ईयर 10,476 थे। 2018 के अंदर 11,236 थे पंजाब के अंदर। तो स्टबल बर्निंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। फार्मर्स क्या करते हैं, वीट को नवंबर में ग्रो करने के लिए तो काफ़ी कम टाइम बचता है, क्योंकि पैडी अब कट होता है एंड वीट को बोना होता है, ठीक है। तो काफ़ी कम टाइम बचता है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है, मतलब फील्ड्स को क्लियर करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर। तो अब फार्मर्स स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ठीक है। वो इल इक्विप्ड है, उन्हें पता ही नहीं है कि वेस्ट के साथ कैसे डील करना है। न्यू टेक्नोलॉजी वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल है उनके लिए वेस्ट मटेरियल को हैंडल करना। काफ़ी कम इनकम बचती है उनके पास क्रॉप डैमेज की वजह से। तो वो यही सोचते हैं कि कॉस्ट कम करने के लिए साइंटिफिक वेज वो यूज़ नहीं करते स्टबल को मैनेज करने के लिए। स्टबल बर्निंग के फ़ायदे क्या है, इससे एक तो फील्ड बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है एंड ये सस्ता ऑल्टरनेटिव है। वीड्स भी मर जाते हैं, ठीक है, एंड स्लग्स, पेस्ट्स भी मर जाते हैं, नाइट्रोजन टाई अप भी कम हो जाता है। स्टबल बर्निंग के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड इन सबसे स्मोक बनता है। सॉइल फर्टिलिटी, जब बहुत ज़्यादा हस्क एक तरीके से बर्न होता है ग्राउंड पे, तो उससे जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ख़राब होते हैं एंड लेस फर्टाइल वो हो जाते हैं। हीट पेनिट्रेशन, स्टबल बर्निंग से हीट जो होती है वो सॉइल के अंदर भी पेनिट्रेट करती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी लॉस होता है एंड यूजफुल माइक्रोब्स भी मर जाते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या सॉल्यूशन है, एक तो है पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स, इनको बनाना चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। क्रॉप रेजिड्यूज़ को सॉइल में ही इनकॉर्पोरेट करें ताकि सॉइल का मॉइस्चर बना रहे एंड जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ग्रो हो ताकि प्लांट की भी बेटर ग्रोथ हो सके। जो रिमूव्ड रेजिड्यूज़ हैं उन्हें एक अच्छा ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू कंपोस्टिंग। नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने होंगे इंडस्ट्रियल यूज़ के, जैसे कि ईस्ट प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, इंसेंटिव्स देने होंगे उन लोगों को जो स्टबल बर्निंग नहीं करते एंड डिसइंसेंटिव देना होगा उन लोगों को जो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। जो एमएसपी स्कीम है उसको इंटरप्रेट करना होगा, स्टेट्स को इतना सक्षम बनाना होगा कि वो एमएसपी का बेनिफिट दे सके। एक आपका छत्तीसगढ़ का मॉडल है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गौथान्स जो है वो सेटअप किए हैं। ये 5 एकड़ प्लॉट होते हैं एंड हर विलेज के अंदर ये आपको मिलेंगे। तो जो अनयूज्ड स्टबल होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, जैसे पराली, आपने अगर कभी सुना हो तो पराली दान कहते हैं, पीपल्स डोनेशन, एंड फिर उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है काऊ डंग के साथ एंड कुछ नेचुरल एंजाइम्स के साथ मिलाकर। तो इस स्कीम से रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है पराली का फ्रॉम द फार्म टू द नियरेस्ट गौथान, एंड जो स्टेट है उन्होंने अभी तक 2000 गौथान्स जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं।
नाउ वी विल रीड अबाउट विजाक गैस लीक एंड व्हाट इज़ स्टायरीन गैस। तो एक गैस लीक एंड 1984 की भोपाल ट्रेजेडी भी हमें याद है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ जो रेजिडेंट्स थे वो अफेक्ट हुए थे 5 विलेजेस के अंदर। एंड ये गैस लीक के बारे में है एंड 5 विलेजेस अफेक्ट हुए थे इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। जो सोर्स है लीक का वो स्टायरीन प्लांट है एंड ये साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट एलजी वालों का था। लोकेटेड है आरआरवी पुरम नियर गोपालपट्टनम के अंदर 15 किलोमीटर दूर है कोस्ट सिटी से। स्टायरीन एक फ्लेमेबल लिक्विड होती है जिसे स्टोर किया जाता है। इससे प्लास्टिक्स, पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स बनाया जाता है। ये व्हीकल एग्जॉस्ट में मिलता है, सिगरेट स्मोक के अंदर मिलता है, नेचुरल फूड्स में भी मिलता है जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू स्टायरीन। तो एक है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, एक है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आइज़ में इरिटेशन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, कैंसर हो सकता है एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। हेडेक होने लगता है, हियरिंग लॉस, फैटीग, वीकनेस, कॉन्सेंट्रेटिंग में डिफ़िकल्टी, ये सब आने लगती है। एनिमल स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू EPA उन्होंने भी इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए ऑन द CNS, लीवर, किडनी, आई एंड नेसल इरिटेशन फ्रॉम इनहेलेशन एक्सपोजर टू स्टायरीन। तो और क्या जानना है विजाक गैस लीक के बारे में। तो गैस लीक आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, जिससे 8 लोग मरे एंड हॉस्पिटलाइजेशन किया गया 1000 से भी ज़्यादा लोगों को। 7 मई 2020 को अर्ली मॉर्निंग में प्राइवेट प्लास्टिक मेकिंग प्लांट जिसे LG पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ओन करता है, एक साउथ कोरियन कॉन्ग्लोमरेट LG कॉरपोरेशन है एंड वहाँ से स्टायरीन या फिर जिसको विनाइल बेंजीन कहते हैं वो गैस जो थी वो लीक हो गई। एंड ये जो लीक था वो ओवर हीटिंग की वजह से हुआ, जिसकी वजह से पाइप लीक हो गए एंड 2 से 3 किलोमीटर के जो एरिया थे वो इम्पैक्ट जोन रहा। स्टायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि पॉलीमर्स को बनाने में, प्लास्टिक्स, रेजिन्स को बनाने में मदद करता है एंड इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज के अंदर। ये एक पॉइजनस इन्फ्लेमेबल गैस है। इसे यूज़ किया जाता है पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक्स एंड रेजिन बनाने में। इसे यूज़ किया जाता है फूड पैकेजिंग, रबर, प्लास्टिक, इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, पाइप्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में। इसको PVC गैस भी कहते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड इसे PVC के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। स्टायरीन 20th मोस्ट यूज्ड केमिकल है वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो केमिकल है ये एयर, वाटर, ऑयल में भी मिलता है जब एक बार एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए एंड इस एयर के अंदर फिर ये ब्रोक डाउन हो जाता है इन 1 और 2 डेज। फिर ये सॉइल में इवेपोरेट होता है वाटर सरफेसेस के अंदर, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन करते हैं अगर वो सॉइल तक पहुंचता है तो। ह्यूमन बॉडी में भी एंटर कर सकता है थ्रू ब्रीथिंग, ईटिंग फूड या कॉन्टैक्ट थ्रू स्किन। अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर कर गया तो इससे जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं एंड फिर यूरिन के थ्रू वो पास हो जाते हैं। तो ये एक हार्मफुल है बेसिक फॉर्म में एज अ मोनिमर एंड जब ह्यूमन्स इससे एक्सपोज हो जाएं तो इससे आई इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स होते हैं। आउटर लेयर जो है टिश्यूज़ की उसमें फ़र्क पड़ता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में इरोजन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन कर सकता है, डिप्रेशन, हियरिंग लॉस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है कलर कन्फ्यूजन इंडेक्स के अंदर, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है एंड जो एनिमल है वो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है स्टायरीन एक्सपोजर के एंड ग्रेटर इफेक्ट्स वो सफ़र करते हैं। स्टायरीन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी मतलब 1000 गुना ज़्यादा हैं देन द लेवल्स नॉर्मली फाउंड इन द एनवायरनमेंट। स्टायरीन कार्सिनोजेनिक भी है एंड ये कैंसर भी कर सकते हैं अंडर लॉन्ग एक्सपोजर। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट यही है कि ऑक्सीजन देना चाहिए अफेक्टेड पीपल को एंड जो भी लोग हों जोन के अंदर एंड उन्हें मीन्स जल्द से जल्द हेल्थ सर्विसेज देनी चाहिए। तो स्टायरीन अगर 300 to 375 लेवल पर पहुंच जाए शॉर्ट टर्म में तो उससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। ये एयर में 1 हफ्ते से ज़्यादा रह सकती है ये गैस एंड ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टायरीन डाइऑक्साइड भी बना सकती है जो कि और भी ज़्यादा लिथल होगी।
वे अहेड क्या है, रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है जब पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, इसीलिए यूरोपियन जो यूनियन है वो ग्रीन अप्रोचेस की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि बायोप्लास्टिक्स, ताकि टॉक्सिक केमिकल्स की डिमांड कम हो सके, जैसे कि स्टाइरिन। एंड रिसर्च अभी भी यही है कि किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करें एंड पॉलीस्टाइरिन को रिप्लेस कर सकें। सेफगार्ड्स केमिकल डिजास्टर्स के अगेंस्ट इंडिया में क्या अवेलेबल है, तो विजाग गैस लीक ट्रेजेडी ने स्पॉटलाइट में ला दिया है कि केमिकल डिजास्टर्स के अगेंस्ट क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो इंडियन पिनल कोड जो था वही रेलिवेंट लॉ था जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी बताता था। 304 के अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304A के अंदर डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स की एंड फाइन भी है। ट्रेजेडी होते ही गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज पास किए एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए, सेफगार्ड्स, पेनल्टीज बताने के लिए। सबसे पहले आया था भोपाल गैस लीक एक्ट 1985। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो जो क्लेम्स हैं जो कनेक्टेड हैं एंड क्लेम्स किस तरीके से स्पीडली एंड इक्विटेबली दिए जा सकें। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या उनके पास पावर्स हैं। देन हैजार्डियस वेस्ट दैट इज मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री हैं उन्हें मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं एंड रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ को। देन है आपका मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल्स 1989। यहाँ पे जो इम्पोर्टर हैं उन्हें कंप्लीट प्रोडक्ट सेफ्टी इंफॉर्मेशन देनी होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एंड ट्रांसपोर्ट करने होते हैं इम्पोर्टेड केमिकल्स इन अकॉर्डेंस विद द अमेंडेड रूल्स। देन आपका है केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स 1996। इसके अंदर आपका इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स भी है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि केमिकल एक्सीडेंट्स को मैनेज कर सके, क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सेटअप कर सके एंड हर स्टेट एक क्राइसिस ग्रुप सेटअप करती है एंड रिपोर्ट भी देती है। देन है आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 जो कि उन पर्सन्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है जो एक्सीडेंट से अफेक्टेड हों एंड हैंडल भी करते हैं हैजार्डियस सब्सटेंसेस। देन नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। तो इनके नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि आप अपील कर सकते हो एंड अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है या कोई क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो उस हिसाब से काम नहीं कर रही, जो कि EPA 1986 एक्ट कहता है। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है ताकि एक इफ़ेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो सके उन केसेस का जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड हो। तो गैस लीक रिलेटेड डिज़ास्टर्स भी देख लेते हैं कुछ। 2014 में गेल पाइपलाइन ब्लास्ट हुआ था एंड नागाराम ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है ये आंध्र प्रदेश की, तो फायर लग गई थी। देन 2014 में भिलाई स्टील प्लांट गैस लीक हुआ जिससे 6 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई एंड 40 लोग इंजर्ड हो गए मीथेन गैस की वजह से, छत्तीसगढ़ में है। 2017 में दिल्ली जहाँ पर जो 470 चिल्ड्रन थे वो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। 2018 में भिलाई स्टील प्लांट ब्लास्ट जहाँ पे 9 लोगों की डेथ हो गई थी एंड 14 इंजर हो गए थे। भोपाल में क्या हुआ था, तो भोपाल जो है वो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है पिछले 100 ईयर्स में। 5295 लोगों की डेथ एंड 5,27,894 जो थे वो अफेक्ट हुए थे जब 40 टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी वो लीक्ड हो गई थी US मल्टीनेशनल यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से भोपाल के अंदर। 35 ईयर से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये इंसिडेंट 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, लेकिन अभी भी डिबेट होता रहता है कि कितने लोग अफेक्ट हुए। कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि 20,000 से 25,000 डेथ हुई थी। कंसर्न अब क्या है, कॉज क्या है, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 130 केमिकल एक्सीडेंट्स कंट्री में रिपोर्ट किए गए हैं जिसकी वजह से 259 डेथ्स हुई हैं, 560 से भी ज़्यादा पीपल इंजर्ड हुए हैं। 1861 मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड है जो कि 301 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड 25 स्टेट्स में फैले हुए हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं।
थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड हेजार्डियस फैक्ट्रीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जिसकी वजह से सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स लेवल्स ऑफ डिजास्टर रिस्क हो रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद में फ्रेश गाइडलाइंस जो है वो इशू की जाएंगी। ये गाइडलाइंस बताते हैं कि केमिकल डिज़ास्टर्स 2007, मैनेजमेंट ऑफ केमिकल डिज़ास्टर्स 2009, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ POL टैंकर्स 2010, इन सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये 23 दिसंबर 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बताया था, जिसके थ्रू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर आपका है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच बताते हैं। NDMA एक एपेक्स बॉडी है जो कि पॉलिसीज़ बताती है, प्लान्स, गाइडलाइंस बताती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि किस तरीके से डिजास्टर्स को टाइमली एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए: पॉलिसीज़ बनाना, नेशनल प्लान को अप्रूव करना, जो प्लान्स मिनिस्ट्रीज़ ने या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं क्या वो नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग ही बने हैं, उन्हें देखना, गाइडलाइंस बताना कि स्टेट अथॉरिटीज़ को कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी स्टेट प्लान बनाते हुए। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट मीन्स किसी के नेगेटिव इफेक्ट को कम करना, वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, जो प्रोविजन है फंड्स का फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन उसे रिकमेंड करना, इस तरीके का सपोर्ट देना कंट्रीज़ को जो कि डिज़ास्टर से अफेक्टेड हों, कुछ मेजर्स उठाना डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिपेयर होना, ब्रॉड पॉलिसीज़ लेट डाउन करना, गाइडलाइंस बनाना कि किस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बन सकता है। Now we will read some topics of role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. सबसे पहले ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस। तो एक जॉइंट टीम नागरिक सुरक्षा मंचा जो कि रिप्रेजेंट करती है मोस्टली बंगाली पीपल को, एंड दे गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान पार्टीशन के बाद 1947 में। एंड मीज़ो कन्वेंशन ने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर को कि प्रपोज सेटलमेंट करना होगा जो ब्रूज जो है जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं कंचनपुर सब डिवीज़न ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इशू क्या है, सेंटर ने जनवरी 2020 के अंदर एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया था कि परमानेंट सॉल्यूशन देंगे ब्रू रिफ्यूजीज इशू को, एंड इसे यूनियन गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम ने एंड ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया था ताकि जो 23 साल पुराना ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस है वो ख़त्म हो सके। अब जो ओपोनेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि जो ब्रूज है वो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के कंचनपुर सब डिवीज़न के अंदर रहें, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं है टू द सेटलमेंट ऑफ ब्रूज इन 22 अदर सब डिवीजन्स ऑफ त्रिपुरा, मतलब कंचनपुर के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, लैंड दिया गया था, 4 लाख रुपीज़ हर फैमिली को देने थे जो वो विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, एंड हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को 40x30 रेजिडेंशियल प्लॉट मिलना था। इसके अलावा 2 ईयर्स तक हर महीने 5,000 रुपये मिलने थे। जो एग्रीमेंट है वो ये भी कहता था कि हर डिस्प्लेस्ड फैमिली को राशन दिया जाएगा 2 साल के लिए, एंड 1.5 लाख रुपीज़ भी दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। तो बैकग्राउंड क्या है, 30,000 से भी ज़्यादा जो ब्रू ट्राइब्स है वो मिज़ोरम से मीन्स भाग गए थे एक तरीके से, एंड त्रिपुरा के रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर आ गए थे। तो ब्रूज या जिन्हें रियांग्स भी कहते हैं ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिजोरम की मीन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहीं पे फैले हुए हैं। PVTG है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। मिजोरम में इन्हें टारगेट किया गया था क्योंकि वो इन्हें स्टेट के इंडिजीनियस नहीं मानते, तो एथनिक वायलेंस हुआ था जिसकी वजह से इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, एंड घर छोड़ना पड़ा तो त्रिपुरा में ये आके रहने लग गए 1997 से ही। 1997 में एक्चुअली मिजोरम से क्यों भागे थे, क्योंकि मिजोरम का एक फॉरेस्ट गार्ड था डंपा टाइगर रिजर्व के अंदर, मिजोरम की ममित डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वहाँ पे मर्डर कर दिया था फॉरेस्ट गार्ड का ब्रू मिलिटेंट्स ने, जिसकी वजह से इन लोगों को भागना पड़ा कहाँ, त्रिपुरा। तो जो ब्रू मिलिटेंसी है ये एक रिएक्शनरी मूवमेंट है अगेंस्ट मिजो नेशनलिस्ट ग्रुप जो कि 1990 से डिमांड कर रहे हैं कि ब्रूज जो है उनको स्टेट इलेक्टोरल रोल्स में नहीं रखा जाता है, एंड ट्राइब जो है वो इंडिजीनियस नहीं है टू मिजोरम।
Now some challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention. सबसे पहले इवेंट बॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो इवेंट बॉट जो है वो सर्ट ने वार्निंग की है, दैट इज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम ऑफ इंडिया ने। एंड ये जो मालवेयर है इट स्टील्स पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स। जो इवेंट बोल्ट है वो ट्रोजन है, इट चीट्स विक्टिम सीक्रेटली अटैकिंग कंप्यूटर और फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टारगेट करता है मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज को, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को। मालवेयर, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है? तो मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि एक अनवांटेड इलीगल एक्ट परफॉर्म किया जा सके विया द कंप्यूटर नेटवर्क, एंड इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर विद मैलिशियस इंटेंट। मालवेयर जो है वो बेस है ऑन हाउ दे गेट एग्जीक्यूटेड, हाउ दे स्प्रेड, व्हाट दे डू। वायरस जो अफेक्ट करता है प्रोग्राम्स को, अपने आप कॉपी बना लेता है। वॉर्म्स जो कि डिसमिनेट हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, एंड वायरसेस की तरह ना हो कि ये कॉपी करते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है, मीन्स लेजिटिमेट फाइल्स को ना इन्फिल्ट्रेट करके सिस्टम टू सिस्टम ये कॉपी करते हैं। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स पूरे सिक्योरिटी को इम्पेयर कर सकता है, एक बैकडोर क्रिएट कर देता है, ठीक है। होक्स एक ईमेल है जो कि वार्न करता है सर्टेन सिस्टम को दैट इज़ हार्मिंग टू कंप्यूटर। स्पाईवेयर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, मॉनिटर करता है यूज़र की एक्टिविटीज़ को बिना उसकी कंसेंट के, जैसे कि जो पैगासस स्पाईवेयर था। Now some topics related to various security forces and agencies and their mandate. तो पुलिस गेट अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD जो कि एक थिंक टैंक है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने गाइडलाइंस पब्लिश की कि किस तरीके से वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हेल्प करेंगे फेक न्यूज़ एंड वीडियोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। नाउ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। तो इंडियन आर्मी जो है वो सोच रहे हैं कि जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर शामिल किया जाए 3 साल के लिए, एंड इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी और 3 ईयर शॉर्ट सर्विस स्कीम। पहले 100 ऑफिसर्स एंड 1000 मैन को रिक्रूट किया जाएगा। ये एक वॉलंटरी इंगेजमेंट होगी, एंड आर्मी का प्लान यही है कि जो बेस्ट टैलेंट है उनको इंक्लूड किया जाए, एंड यूथ्स को जो डिफेंस सर्विसेज में परमानेंट नहीं चाहते बल्कि सिर्फ थ्रिल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं। तो इससे शिफ्ट आएगा कि परमानेंट सर्विस के अलावा भी 3 साल तक इंटर्नशिप एंड टेम्पोररी एक्सपीरियंस मिल सकता है यूथ को। इंडिविजुअल की जो अर्निंग्स होंगी वो टैक्स फ्री होंगी, एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी प्रेफरेंस मिलेंगी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर भी। ये ऑफिसर्स एंड जवान्स दोनों के लिए होगा। जो सेविंग्स होंगी सैलरी से, पेंशन से, इससे जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि 10 to 14 ईयर्स के बाद जब रिटायरमेंट होती है। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदे? गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे क्योंकि उनको पे कम करना होगा, ग्रेचुटी पे आउट्स कम होंगे, जो कॉस्ट होती है 3 ईयर सर्विस पर की वो कम होती है, एंड 10 से 14 ईयर्स के बाद 5 करोड़ से लेके 6.8 करोड़ तक का खर्चा आता है। यहीं जो इनके लिए जो कॉस्ट होगी वो 80 लाख to 85 लाख ही होगी। जो SSC ऑफिसर्स होंगे उनके पास ऑप्शन भी होगा कि वो पर सर्विस को परमानेंटली भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कॉस्ट जो है फिर बढ़ जाती हैं। सोल्जर्स जो है वो यूजुअली सर्व करते हैं 17 ईयर्स तक, तो उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स 11.5 करोड़ पर पर्सन होती है एज़ कम्पेयर टू 3 ईयर सर्विस। तो यूथ एनर्जी को यूज़ करना है। नीड क्या है? आर्मी पेज एंड पेंशन बिल जो है वो हर साल इंक्रीज़ हुआ है 60%। पिछले 5 ईयर्स के अंदर जो डिफेंस बजट है वो 68% था, डिफेंस सैलरी 75, डिफेंस पेंशन 146%। एक रिपोर्ट भी आई थी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की 2019 में कि जो डेफिशिएंसी है इन ऑफिसर कैडर ऑफ इंडियन आर्मी वो 14% है। आर्मी के अंदर 42,253 ऑफिसर्स हैं एंड 11.94 लाख जवान है। इंडियन नेवी के अंदर 10,000 ऑफिसर्स हैं, 57,310 पर्सोनल है। इसके अकॉर्डिंग रिसर्जेंस होगी नेशनलिज्म की, पैट्रियोटिज्म की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में एक रियलिटी है। दूसरे रिफॉर्म शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो भी अट्रैक्टिव है। रिटायरमेंट एज जो है आर्मी जवान्स की, IAF की, उसे इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि आर्मी जवान 15 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाता है, जिससे लॉस होता है ट्रेन मैन पावर का भी। नाउ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ये बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है।
ये ब्रिगेड साइज्ड एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस है जो कि स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं अगेंस्ट एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज़। ठीक है, ये थ्रेट, टेरन, टास्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है ऑन 3 T's, दैट इज़ थ्रेट, टेरन एंड टास्क। सो थैंक यू सो मच। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के लिए आपको एक वीडियो और मिलेगी एंड आवर करंट अफेयर्स फॉर मे डन है। तो हमने जून 2019 से मई 2020 तक के करंट अफेयर्स कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच।